जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर, आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल आदि ग्रुप में पूछे गए साइंस के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम का मतलब होता है भ्रमित करने वाली कोई चीज। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसमें इंद्रधनुष, प्रभामंडल, मृगतृष्णा और चांदनी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इंद्रधनुष कोई भ्रम नहीं होता है, वास्तविक रूप में आपको दिखाई देता है, इंद्रधनुष बनता है। प्रभामंडल उसे बोलते हैं जो सूर्य के चारों तरफ का जो उजाला होता है उसे प्रभामंडल बोला जाता है, वह भी वास्तविक होता है। ठीक है, जो मून लाइट होती है, जो चांदनी होती है, वो भी वास्तविक होती है, कोई भ्रम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मृगतृष्णा। मृगतृष्णा एक भ्रम होता है जो कि राजस्थानी एरिया में होता है, जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होता है, जहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होने की वजह से जो मृग या हिरण होता है उसको कुछ दूरी पर पानी होने का आभास होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वहाँ पर वास्तविकता में पानी होता नहीं है, बस क्या होता है, केवल उसका भ्रम होता है। और ये किस वजह से होता है, यह आपके अपवर्तन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, प्रकाश यानी लाइट में जो अपवर्तन की घटना होती है उसकी वजह से आता है। इसे कभी कभार मृग मरीचिका के नाम से भी जाना जाता है, तो फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे निम्नतम होता है। ठीक है, तो देखिए घनत्व का मतलब होता है एक तरह से भारीपन। ठीक है, वैसे घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मॉस बटे वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, घनत्व का फार्मूला होता है। लेकिन जब आप इसको भौतिक तरीके से या फिजिकली समझना चाहेंगे, व्यवहारिक तरीके से, तो इसका मतलब लिया जाता है भारीपन से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा भारी है। ठीक है, जैसे क्षारीय जल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मरकरी और ताज़ा जल, तो इसमें सबसे हल्का जो आपको मिलेगा वह पेट्रोलियम मिलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम सबसे हल्का होगा। प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे हाथ में लेकर दोनों को, एक बार क्षारीय जल जिसमें नमक होता है और मरकरी और ताज़ा जल अगर आप वजन करेंगे तो आपको पेट्रोलियम क्या होगा, उस सबसे ज़्यादा हल्का दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रतौंधी ब्लैंक की कमी के कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। यानी कि आपको बताना है कि ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी का रोग हो सकता है। और साथ में आप कुछ फैक्ट भी याद कर लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए की जो कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी और त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, रतौंधी और त्वचा रोग। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी और एनीमिया। एनीमिया को आप अच्छे से याद रख लेंगे। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी, और ये किसके वजह से होता है, विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। ये इससे क्या होता है कि मसूड़े में जो सूजन आ जाती है कभी कभार, उसमें से खून टपकने लगता है, तो यह विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। इसमें इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें बॉडी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वायु में सबसे प्रचुर अवयव का मतलब सबसे ज़्यादा कौन है। तो ऑप्शन आपको दिया है ऑक्सीजन, पानी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन
इस वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको इन फैक्ट को याद कर लेंगे कि वायुमंडल में लगभग 78% क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और 21% के करीब क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद का जो क्रम आता है वो होता है आर्गन का। आर्गन की तरह पाया जाता है, आर्गन आपको पाया जाता है 0.93%। इसके बाद किसकी बारी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि लगभग 0.04% पाया जाता है। और साथ में आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि वायुमंडल में जो आपका जलवाष्प की भी कुछ मात्रा होती है जो कि मौसम के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन अनुमानतः 0 से 4% तक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर था उसमें नाइट्रोजन ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इनका क्रम भी याद कर लीजिएगा। ये भी फैक्ट आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रैट पॉइजन कृतंकनाशी का रासायनिक नाम क्या, यानी कि जो चूहों को मारने वाली दवा बनाई जाती है उसको रासायनिक रूप से क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फाइड, लेड नाइट्रेट या पोटेशियम साइनेट। तो इसका आप उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा जिंक फास्फाइड। ठीक है, जिंक फास्फाइड जो होता है चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। साथ में आप यह भी याद रखेंगे कि यह जितने भी आपके पास धातु होते हैं या मेटल होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके धातु होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब का जो फास्फाइड होता है, फास्फाइड मतलब फास्फोरस मिलाने के बाद आपका फास्फाइड बनता है। ठीक है, तो इन सब में जब आप फास्फोरस मिलाकर फास्फाइड तैयार कर देते हैं तो वह चूहे मारने के लिए दवा की तरह काम में आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। धातुओं के जो फास्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, रेड पॉइजन के रूप में आपका इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि सेब, अंगूर, मछली या संतरा में से कौन सा ऐसा है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, मछली। यहाँ पे नीचे आपको कुछ स्रोत दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, प्रोटीन किसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर ही दिया है आपको कि प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है मांस और मछली होता है। इसके बाद मुर्गी भी उसी में आ जाएगी, मुर्गी अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत ना थी। अंडे, डेयरी उत्पाद का मतलब जो दूध से बनने वाले पदार्थ है, बीन्स, दालें, मेवे, बीज और सोया, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं, जो दाल वाली फसलें होती हैं, उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है और मांस में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें आपका मछली ही दिया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया है आपको 46, 44, 48, 26। इसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 46। ध्यान रखिए काउंटिंग में टोटल 46 होते हैं, लेकिन यह पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। इस तरह से कुल जोड़ों की अगर बात की जाए तो मानव कोशिका में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है, 23 के जोड़े में होते हैं और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जो जोड़े होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जो 23वें क्रम में जो जोड़ा आता है उसको लिंग गुणसूत्र या लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। इसे लिंग क्रोमोसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि संतान जो है कि वो पुरुष होगी या महिला होगी। ठीक है, तो लास्ट महिलाओं में जो लास्ट वाला गुणसूत्र होता है वो जोड़े में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। ठीक है, बाकी 22 तक सभी में सेम होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, डैश में आपको भर कर बताना है। ऑप्शन दिया है हृदय, लसिका ग्रंथि, यकृत या अस्थिमज्जा में। तो इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अस्थिमज्जा बोन मैरो में लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट आप याद कर लेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं जिन्हें हम आरबीसी भी बोला जाता है, यह अस्थिमज्जा में बनती है और जो यह खून बनने का जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस का नाम भी आप याद रखेंगे एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, और अस्थिमज्जा की बात कर ले कि अस्थिमज्जा कहाँ पर पाया जाता है, तो यह शरीर की जितनी भी लंबी कोशिकाएं होती है, जैसे कलाई वाली कोशिका हो गई, जो पैर की कोशिकाएं होती हैं, पैर की कोशिकाएं जो पैर की हड्डियां होती हैं, तो उसके बीचों बीच में जो खोखला भाग होता है उसी में अस्थिमज्जा बनता है। ठीक है, जो बाद में किसको बनाने की कोशिश कर रहा होता है, खून की कोशिश कर, जो आरबीसी की बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आपको फैक्ट याद रखना है कि जब भी कार्बन को जलाया जाता है या कार्बन से बनी हुई किसी भी चीज़ को जलाया जाता है तो उसमें 100% ही कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। जब कार्बन है तो कार्बन का फार्मूला C होता है। अब कार्बन डायरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन किसी भी मटेरियल में जलाया जाता है तो उसका कार्बन जलता है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन O2 होता है। तो कहीं ना कहीं मिलाकर आपको क्या बनाने की कोशिश करेगा, CO2 बना देगा। क्या बनाएगा, CO2। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक के विचुंबकन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है चुंबक के विचुंबकन के लिए उपयुक्त है। विचुंबकन का अर्थ होता है चुंबक की शक्ति को नष्ट कर देना या गायब कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे आयरन का संपर्क, शीतलन, या जल में डालना, या चुंबक को हथौड़े से पीटना। आपको ऑप्शन सही चूज करके बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से चुंबक की शक्ति नष्ट हो सकती है, उसमें विचुंबकन हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका चुंबक को हथौड़े से पीटना। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप फैक्ट याद रख लेंगे। विचुंबकन हमने आपको बता ही दिया था कि ये क्या होता है। विचुंबकन एक प्रक्रिया होती है जिससे चुंबक का चुंबकीय गुण कम किया जाता है या पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ठीक है, यह विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप चुंबक को क्या कर देते हैं, अगर आप चुंबक को उच्च तापमान में ला देते हैं या उसको गर्म कर देते हैं, या उस पर यांत्रिक झटके यानी कि उस पर फोर्स लगाते हैं, या इसके विपरीत में विरोधी चुंबकीय बल का प्रयोग करते हैं, तो उसका जो चुंबकन बल है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था वो यांत्रिक झटके में आता है, यानी कि आप जब हथौड़े से पीटेंगे उसे तो उसको यांत्रिक झटका महसूस हुआ, जिसकी वजह से चुंबक का बल जो है खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PV स्थिरांक को क्या कहा जाता है। क्या इसे ओम का नियम कहा जाता है, या बॉयल का नियम कहा जाता है, न्यूटन का नियम कहा जाता है, या स्नेल का नियम कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बॉयल का नियम। यहाँ पर जो आपको P दिया है, P मतलब प्रेशर होता है, V का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। तो बॉयल महोदय ने यह बताया था कि इन्होंने बताया था ऐसे PVT में रिलेशन यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी कि किसी गैस के संबंध में इन्होंने दाब, आयतन और उसके ताप में एक रिलेशन दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि स्थिर ताप की कंडीशन में किसी भी गैसीय पदार्थ का जो प्रेशर होता है वो उसके आयतन के क्या होता है, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आयतन का उल्टा होता है। तब वहाँ से इनको एक फार्मूला मिला था P = 1/V, या वहाँ n की जगह आपको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक। यहाँ से नया फार्मूला का बन किया जाता है PV =
कांस्टेंट, ठीक है। तो यह बॉयल नहीं दिया हुआ था। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ओम का नियम है ये विद्युत परिपथ के लिए दिया गया था, नहीं कि करंट और वोल्टेज के लिए दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो करंट के भी अनुक्रमानुपाती होता है अगर उसका टेम्परेचर फिक्स रखा जाए। और न्यूटन का नियम बल और गति से संबंधित इन्होंने नियम दिया था, जैसे इन्होंने गति के संबंध में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था, फिर F इक्वल टू एम इंटू ए वाला फार्मूला दिया था इन्होंने। और स्नेल का जो नियम है ये आपका अपवर्तन के नियम से संबंधित होता है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर का इन्होंने दिया था, साइन आई अपान साइन आर का नियम इन्होंने दिया था, ठीक है। तो यह अपवर्तन से रिलेटेड था। तो ऑप्शन सही आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होती है, यानी मसल्स कौन होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है जांघ, जबड़ा, बांह, गर्दन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जबड़े की जो मांसपेशी होती है वह सबसे मजबूत होती है, ठीक है। और आप भी ध्यान रखिए जबड़े से ही सबसे ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है, जो कि आप जब भी आप चना वगैरह दबाते हैं, काटते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोर्स वही लगाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा जौ या जबड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर 4 O3 होता है। ओजोन O3 होता है। ओजोन के बारे में बहुत सारा फैक्ट आप जानते रहिएगा। ओजोन हमारे वायुमंडल के बाहरी लेयर पर चारों तरफ से घिरे हुए है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे उसको रोकने में कौन हेल्प करता है? O3 हेल्प करता है, ठीक है। और अगर यह डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आने लगे तो हमें कई सारी त्वचा वाली बीमारियां होने लगती हैं, और जो टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगेगा और बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सूर्य के प्रकाश में 7 रंगीन किरणों को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन के हिसाब से सूर्य के प्रकाश के 7 किरणों को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे विबग्योर होता है, तो विबग्योर आप अच्छे से याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 पहले V आता है, IBGYOR। यहाँ पे कलर के नाम दिए गए, ठीक है। ये जो 60 फॉर्म दिया गया है कलर के नाम दिए गए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है? V का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आप याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।